नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन गोस्वामी। आ, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ये थोड़ा लंबा लेक्चर है तो अपन क्विकली आगे चलते हैं। देखिए, शुरुआत मैंने करी है आपको समझाने के लिए कि मनी और करेंसी दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए, मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बदले में अगर आपको कुछ देना है, जो पहले बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें आपको दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी, अब वो काम मनी से होता है। मनी सेकंड पॉइंट में यूनिट ऑफ अकाउंट है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर करना है तो आप उसको मनी के माध्यम से मेजर करते हैं। वरना अगर आप इमेजिन करिए कि अगर आप तरबूज को अंगूर से अगर कंपेयर कर रहे हैं, यानी एक तरबूज कितने अंगूर के बराबर होगा, तो ये बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आप उसको मनी के टर्म्स में अगर आप कैलकुलेट करें कि एक तरबूज की कीमत है 20 रुपया और एक पाव अंगूर की कीमत है 10 रुपया, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं उससे। ठीक है। मनी की तीसरी प्रॉपर्टी ड्यूरेबल होता है, लगभग यानी टिकाऊ होता है वो। डिविजिबल होता है, यानी अलग अलग उसको छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1,000 को एक एक रुपए के 1,000 सिक्कों में बांटा जा सकता है। फंगिएबल यानी इंटरचेंजेबल होता है। इंटरचेंजेबल का मतलब कि 100 रुपये जो आपकी जेब में है और 100 रुपये मेरी जेब में है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, वो भी वही चीज काम करेगा जो मेरे जेब में पड़ा हुआ 100 रुपये का नोट काम करेगा। अगला एक पॉइंट होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि ये आपके वैल्यू को, जो आपकी जो क्रय शक्ति है, इसे ये प्रिजर्व करके रखता है। यानी कि अगर आपने आज 100 का नोट अपने अलमारी में रखा हुआ है, तो कुछ समय बाद भी आप उस 100 रुपये से वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक। अब करेंसी में भी ये सारे गुण होते हैं सिवाय इस स्टोर ऑफ वैल्यू के। ठीक है, करेंसी जो होती है वो ये स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता जो हम अभी यूज करते हैं। अगर इमेजिन कीजिए आज से अगर कुछ 20 साल पहले अगर किसी ने 100 का नोट अगर अपने पास रखा होगा, तो उस समय 100 रुपए की चीज़ क्या होती थी, बहुत बड़ा चीज़ होता था। तनख्वाह नहीं होती थी लोगों की, है ना। मतलब बहुत तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा होता था 100 रुपया। लेकिन आज 20 साल बाद 100 रुपये जो है वो एक छोटी सी चीज़ हो गई है। और अगर आप और पहले जाएंगे 40 साल 50 साल पहले, तो उस समय का 100 रुपये और आज का जो 100 रुपये है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि जो लखनऊ के एक नवाब थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से एक ट्रीटी करी थी कि भाई मैं आपका सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप मेरी आने वाली पीढ़ियों को आप पेंशन देते रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया और एक नवाब के लिविंग स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने जो फिक्स किया वो किया था उन्होंने 200 रुपया। यानी कि उनके आने वाली पीढ़ी को जीवन भर 200 रुपये उनको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। और जानते हैं आप, सन 2020 में नवाब की पीढ़ी को हर महीना 200 रुपये पेंशन मिलता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्लॉज है। मतलब 200 रुपये महीने का पेंशन नवाब के लिए क्या चीज़ होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है मनी में और करेंसी में। करेंसी अपनी वैल्यू हमेशा समय के साथ खोती जाती है, लेकिन मनी जो है वो स्टोर करके रखता है आपकी वैल्यूज़ को। अब देखिए, हाँ, हमारा जो आज का टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड, ये क्या होता है। देखिए, आज के ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ये एक एग्रीड रूल्स हैं जो सभी देश इस चीज़ में एग्री हुए कि ठीक है भाई, हम काम करेंगे। इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हमें भारत से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना है या अमेरिका से भारत में इन्वेस्टमेंट करना है, और कैपिटल का बंटवारा कैसे देशों में होगा, क्या शर्तें होंगी पेमेंट्स की, ठीक है, तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स का गठन किया है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर मुझे कोई सामान मंगाना है अमेरिका से, अब मेरे पास तो रुपया है, अब लेकिन सामान की कीमत जो है वो डॉलर्स में है, तो अब मैं कैसे पेमेंट करूंगा उसे। तो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाते हैं, वहां पर रुपया सेल होगा, डॉलर बाई होगा, और वहां पर उस जो वहां पे प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, विक्रेता है, उसे वो पेमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें देखिए, अब रुपया को मैं डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स तय करता है कि हमारा स्मूथ फ्लो रहे एक देश से दूसरे देश के बीच में। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मान लीजिए इंग्लैंड आप जानते हैं इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड, जिसे जीबीपी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो एक पाउंड की अगर वैल्यू है 1.60 डॉलर्स,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एक देश है स्विट्जरलैंड, तो स्विस फ्रैंक की जो वैल्यू है वो है 0.5 डॉलर। ठीक। अब इन दोनों के बीच अगर आप इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बीच जो एक्सचेंज रेट देखेंगे तो जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, मैं पाउंड ही कहूंगा, एक पाउंड जो है वो है 3 फ्रैंक के बराबर। ठीक है। कंडीशन आप समझ लीजिए, पॉज कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक। अब इसके बाद अगर कभी ऐसी कंडीशन आती इंटरनेशनल मार्केट में तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी जनरेट होती है हमारे पास पैसा कमाने के लिए। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास 150 डॉलर है, आपने 150 डॉलर से फ्रैंक खरीद लिया, यानी आपके पास 300 फ्रैंक आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि 150 आपके पास जो डॉलर है उसको जब आप फ्रैंक में ये कन्वर्ट किए तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 300 फ्रैंक हो जाएंगे। ठीक है। अब इस फ्रैंक से आप पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी फिर एक पाउंड 3 फ्रैंक के बराबर है। तो जो आपके 300 फ्रैंक थे वो अब 100 पाउंड में कन्वर्ट हो गए। अब आप उस पाउंड को फिर से कन्वर्ट कर लीजिए यूएस डॉलर में, तो अब आपके पास 160 डॉलर हो जाएंगे। यानी शुरुआत हमने कहां से की थी? 150 डॉलर से, और अंत कहां हुआ? 160 डॉलर। यानी कि बिना किसी रिस्क के, बिना किसी झमेले के हम सिर्फ कुछ माउस बटन क्लिक करके, कुछ ऑर्डर देके हार्डली 10 से 20 सेकंड्स में आप यहां पर 10 डॉलर कमा सकते हैं। स्टूडेंट, इस चीज को आर्बिट्रेज कहा जाता है, और अगर आप इकोनॉमिक्स में और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो भारत में कई फर्म्स हैं जो आर्बिट्रेज का काम करती हैं। इनका काम ये होता है कि अलग अलग जो मार्केट्स हैं उस मार्केट्स में ये वॉच रखती रहती हैं कि कहां पर किस चीज का क्या रेट चल रहा है। एक मार्केट में अगर कहीं भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है तो उससे वो क्या करते हैं, सस्ते मार्केट से खरीद के महंगे मार्केट में बेच देते हैं। इसे आर्बिट्रेज कहा जाता है। अब इस शब्द को याद रखिए, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी था और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि बहुत पहले जो करेंसी सिस्टम था वो कैसे चलता था। इसे मेटलिज्म कहा जाता है, यानी मेटल से बने हुए सिक्के होते थे। ठीक है। अब देखिए जो हिंदू एम्परर थे वो गोल्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस देते थे, प्राथमिकता देते थे, और जो मुगल एम्पायर थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे भारत में, वो सिल्वर पे ज़्यादा एम्फेसिस देते थे। लेकिन जब अकबर आए और उन्होंने शासन चालू किया तो उनके समय देश में जो करेंसी है वो करेंसी सोने की भी थी और चांदी की भी थी। सोने की जो करेंसी थी उसे गोल्ड मोहर आपने सुना होगा टीवी में, मोहर कहा जाता था, और चांदी का जो रहता था उसे रुपया कहा जाता था। दोनों का जो वेट है वो 175 ग्राम पे स्टोर किया गया था। ठीक है। अब इसमें एक समस्या क्या थी कि दोनों की, यानी 175 ग्राम का सोने की मोहर और 175 ग्राम का चांदी का रुपया, ये दोनों को वैल्यू बराबर मानी जाती थी। यानी कि अगर आपको एक किताब खरीदनी है, आप या तो सोना दे दीजिए या चांदी दीजिए, दोनों के लिए कोई डिफरेंसेस नहीं था। ये एक बहुत बड़ा इसका फ्लॉ था, इसकी कमजोरी थी। ठीक है। और ये दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते थे। ठीक है। लेकिन दोनों कॉपर के जो सिक्के थे उसमें एक्सचेंज हो सकते थे। खैर, उसमें अपन नहीं जाते, आप इतना समझ लीजिए कि जो हिंदू एम्परर्स थे वो सोना का सिक्का यूज करते थे, मुस्लिम चांदी का, और अकबर के शासनकाल में दोनों ही चलन में आना चालू हुआ। अब देखिए समस्या क्या होती है। देखिए, नॉर्थ इंडिया जहां पर मुगल सल्तनत थी वहां पर दोनों सिक्के यूज होते थे। साउथ इंडिया जहां पर मुगल सल्तनत नहीं थे वहां पे हिंदू राजा थे, यहाँ पर सिर्फ सोने के सिक्के यूज होते थे। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, वहां पर अगर सोने का सिक्का चलता है, आप इमेजिन कर लीजिए पूरी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां सोने के चलते हैं, कुछ देश जहां चांदी के चलते हैं। ठीक है। अगर वो देश जहां पर सोने के सिक्के चलते हैं या सोना को वैल्यू मानते हैं वो साउथ इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अगर वो चांदी के सिक्के में करते तो वो ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है। क्योंकि चांदी का जो सिक्का है वो साउथ इंडिया में यूज ही नहीं होता था। अब अगर वो कोई भी अगर सिक्का यूज करते, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में अगर वो ट्रेड करना चाहते जहां मुगल सल्तनत थी वहां पर वो दोनों ही चांदी और सोने के सिक्के में ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। और अब क्या होता है कि अगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अगर ट्रेड होना है तो ये सोने के रूप से ट्रेड कर सकते, क्योंकि इनके पास दोनों ही चीजें अवेलेबल थी।
अब अगर इन्हें ऐसे किसी देश से ट्रेड करना है जिनके पास सिल्वर, जो सिल्वर यूज करते हैं, तो इन्हें पहले इनके पास जाना पड़ता और यहाँ से फिर ये चेंज करते कि भाई अब यहाँ से आप ये सिल्वर, ये गोल्ड ले लीजिए और सिल्वर करेंसी दे दीजिए, और फिर यहाँ से ये, इससे क्या होता है, ट्रेड में दिक्कतें होती थी। ठीक है, ये मेटलिज्म का जो है, ये इसी कारण की वजह से कि इस समस्याओं की वजह से मेटलिज्म बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला चीज आया, जो जो करेंसी सिस्टम आया, वो है कहलाता है गोल्ड स्टैंडर्ड एरा। ठीक है, ये 1870 से 1914 तक रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बैंक है, बैंक के पास सोना होता है और उसके बिहाफ में वो जो है मनी इशू करते जाता है। ठीक है, तो और ये जो बैंक है ये इस चीज के लिए बाध्य रहता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उस अमाउंट पे मैं आपको सोना दूंगा। ठीक है, सोने को मापा जाता है आउंस में। ठीक, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक फिक्स प्राइस पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बाध्य होते हैं कि आपका पैसा एक्सचेंज करके देंगे। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की नहीं हो सकती। वो निर्भर करेगा उनके सोने की मात्रा पे कि उनके पास कितना सोना है, उसके अनुपात में ही वो इशू कर सकते थे पैसे को। ठीक है, अभी क्या होता है, आप मॉनेटरी पॉलिसी में क्या, आप सीधा सीधा मनी सप्लाई इशू बढ़ा देते हैं, जो आपके, हम आगे बात करेंगे उसमें, पर आप हमारे पास इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, हम जितना चाहे मनी सप्लाई कर सकते हैं, आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने बताया कि मान लीजिए दो बैंक है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इस तरफ वाला, और ये आपका फेडरल रिजर्व है जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, इन दोनों के पास सोना आता है। ठीक है, यूएस सेंट्रल बैंक के पास सोना आया। ठीक है, इन्होंने डॉलर इशू किया। ठीक है, वैसे ही भारत में रिजर्व बैंक के पास सोना आया और इन्होंने रुपया इशू किया। ठीक है, अब देखिए, अगर फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, अगर इन्होंने $500 प्रति आउंस अगर सोने की कीमत निर्धारित करी है, तो सीधा सीधा डॉलर की वैल्यू वहां पर आ जाएगी 1/500। ठीक है, 1/500 होगा आउंस का कीमत होगा डॉलर का। सिमिलरली, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 रुपया प्रति आउंस की अगर सोने की कीमत तय करी है, तो रुपए की कीमत हो जाएगी 1/5000 ऑफ एन आउंस। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट दोनों देशों के बीच क्या होगा, 5000 डिवाइड बाई 500 बराबर 10, यानी कि 10 रुपए का $1 मिलेगा आपको। ठीक है, एकदम सिंपल था। इस गोल्ड स्टैंडर्ड की मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स थे कि हमारा मनी जो था वो मनी था, स्टोर ऑफ वैल्यू था। हम आज जो पैसा जमा करते, आज से 20 साल 50 साल बाद भी उस चीज़ का वैल्यू बरकरार रहता। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। ठीक है, अब मैंने ये चार्ट डाला है, यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने डाला है कि देखिए, अगर आप यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे इनका, ठीक है, तो जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड रहा 1912 13 14 तक, ठीक है, अब यहां तक आप देखेंगे कि उस देश में महंगाई नहीं थी। स्टूडेंट्स, महंगाई का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है, जो आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे, कि ये गरीबों का और मिडिल क्लास का पैसा खींचकर अमीरों के पास पहुंचाया था। ये इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से पार हुआ तो बहुत तेजी से खिंचता चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देश में एक जो होता है माहौल, वो बढ़िया माहौल होता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज भी बढ़िया होता है कि जब आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल में रहे। हाँ, यहाँ पर जो अगर आप एवरेज इसका, मैंने एक जगह पे देखा था कि एवरेज इनका इन्फ्लेशन जो है वो 0.2 के आसपास रहा है इन कई सालों में, एवरेज इन्फ्लेशन, जो बहुत ही बढ़िया है और एक देश की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे बाद में। ठीक, अब क्या हुआ कि देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद बहुत सारे देशों में, खास करके यूरोप और जापान के देशों में बहुत तबाही हुई। तबाही होने के बाद उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, अब देखिए यूएस क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने ठीक से पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, यूएस क्या करता था, वस्तुओं का जो है निर्यात करता था इनको, और बदले में जो सोना था वो सोना वापस यूनाइटेड स्टेट्स के पास आता। तो वॉर के एंड होते होते, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब तक इतना यूएस के पास सोना था, ठीक है, कि पूरी दुनिया से सोना खिंच के यूएस के पास आ गया।
ठीक। अब इसके बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स में जो मीटिंग हुई थी उसमें जेएम कीन्स की आप थियरीज पढ़ते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और हैरी डेक्स्टर, ये दोनों ने सजेस्ट किया, ठीक है, कि अब देखिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम क्या है पूरा हमेशा के लिए गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी पे निर्भर नहीं कर सकते, यानी कि जब टेम्परली डिसइक्विलिब्रियम हो, ठीक है, जब असमानता हो, तो अस्थिरता हो देश में, तो हम क्या करेंगे, हम उस समय पे जो है हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हम अलग हट के चल सके, ठीक है। नॉर्मली वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रहेंगे, लेकिन वहां से हम जब हमारे साथ परमानेंट डिसइक्विलिब्रियम हो, फंडामेंटली डिसइक्विलिब्रियम हो, तो हम चेंज कर सके कुछ समय के लिए, जब तक परिस्थितियां ठीक नहीं होती, और फिर वापस हम उस चीज में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आ जाएंगे वापस, ठीक है। तब इसने क्या किया, अब यूएस के पास तो बहुत सोना था, यूएस ने क्या किया कि यूएस की करेंसी को मेन मुख्य जो करेंसी है वो मान लिया गया, और ये अमेरिका के आगे बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी ये रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, यूएस की जो करेंसी है डॉलर, वो उसने पेग कर दी, ठीक है, $35 प्रति आउंस पे, ठीक, यानी कि एक यूएस डॉलर जो है मतलब $35 अगर आप देंगे तो आपको 1 आउंस सोने का मिल जाएगा, ठीक है। और ये बाकी देश हैं, जैसे ये ब्रिटिश पाउंड है, या जर्मनी करेंसी मार्क है, फ्रेंच की करेंसी फ्रैंक है, तो ये सब क्या करेंगे, ये अपनी वैल्यू डिराइव करेंगे यूएस डॉलर से। इससे क्या होने लगा कि ये सारे देश अपने बैंकिंग सिस्टम में यूएस डॉलर्स के रिजर्व रखने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, यूएस में सोना तो लिमिटेड था, ठीक, अब इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ठीक है, इन सब देशों के ये अपने, और ऐसे बहुत सारे देश, ये सब की जरूरतों को पूरी करने के लिए यूएस को क्या करना पड़ा, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने डॉलर प्रिंट करना चालू कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसका पहला पार्ट था कि यूएस डॉलर ने अपनी मजबूती बनाई, और उसके बाद फिर सभी देश डॉलर को रिजर्व में रखने लगे और डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यूरोप और जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो रिकवर करने लगी, ठीक है, देखिए वॉर में बहुत नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने तेजी से रिकवरी करना चालू किया, जिसका कारण क्या हुआ कि यूएस जो पहले पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, वो अब दूसरी दुनिया से, यानी कि यूरोप से और जापान से इंपोर्ट करने लगा, और जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने लगा। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने लगा तो जो डॉलर है वो यूएस से उठकर दूसरे देशों में सप्लाई होने लगा, ठीक है। अब देखिए यूरोप की जो है उनके पास बहुत सारा डॉलर्स जो है वो जमा होने लगा, और अब क्या हुआ, इतने सारे डॉलर प्रिंट हो गए थे, जबकि गोल्ड स्टॉक था वो लिमिटेड था, बहुत सारे डॉलर हो गए थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो गया यूएस इकोनॉमी में, ठीक है। देखिए ज्यादा इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है इनफ्लो ऑफ मनी, जब आप ज्यादा करेंसी किसी देश में पंप कर देते हैं तो उससे महंगाई बढ़ने लगती, इन्फ्लेशन वहां आने लगा। अब क्या हुआ, इन देशों को डाउट हुआ कि ये $35 का 1 आउंस ये नहीं दे पाएंगे। फिर फ्रांस ने क्या किया, इसे कहा जाता है फ्रांस लेट टू मार्च टू फोर्ट नॉक्स, यानी कि जो वहां का बेसमेंट है फेडरल का, वहां पहुंच गया और उन्होंने बोला कि ये डॉलर रखिए और हमें सोना दीजिए, ठीक है। यूएस ने इसको अपने डॉलर को बचाने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल्स ट्राई किए, वो चाहते थे कि फ्री कैपिटल जो है वो इतना ज़्यादा आए जाए ना हमारे देश से, लेकिन इससे भी उसकी पॉलिसी वो लड़खड़ाने लग गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉलर है उसे डिवैल्यू करने की बात अगर करते तो क्या होता कि डॉलर की कीमत कम हो जाती, और जो यूएसएसआर जैसे देश हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएसएसआर हो गया, इनको बहुत ज़्यादा उससे गेन होता है, क्योंकि यहाँ पर सोने का बहुत उत्पादन होता है, इनका बहुत सोना होता है, और जैसे ही डॉलर की वैल्यू कम होगी तो कंपेरेटिवली इनके पास बहुत सारे डॉलर्स हो जाएंगे। इसके प्रभाव से ये हुआ कि 1971 में जो यूएस प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा कि भाई सारे देश अपने देश को रीवैल्यू करें, यानी अपनी कीमत अपनी करेंसी की बढ़ाएं, या फिर हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। ये भी जो तरकीब है कारगर साबित नहीं हुई, और 1973 के आसपास डॉलर जो है वो फ्लोटिंग रेट में आ गया, उसका अब सोने से कोई रिलेशन नहीं रहा, वो अब डिमांड और सप्लाई उसकी कीमतें तय करने लगेंगी, और डॉलर जो है वो एक
फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में शिफ्ट हो गया। अब देखिए, इसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहा जाता है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का उनका फेवरेट क्वेश्चन है जो आता ही है उनके एग्जाम्स में, कि कोई भी देश ये तीनों चीज़ें कभी हासिल नहीं कर सकता। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक पॉलिसी यानी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, और फ्री कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल्स, ठीक है, यानी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन उसे लगाना पड़ेगा। कोई भी देश, इसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स, इन दोनों यानी उनकी पॉलिसी अपनी होती थी लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट होते थे, ठीक है। और जो क्लासिक था वो था फ्री कैपिटल और ट्रेड होता था और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होते थे। लेकिन उनकी जो पॉलिसी होती थी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, वो अपने हिसाब से नहीं सेट कर सकते। अभी ज़्यादातर देशों में ये चल रहा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है, वहाँ पे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी ऑटोनॉमस होती है और फ्री कैपिटल और ट्रेड होता है। ये आज के ज़माने में चल रहा है। अब इसके बाद अभी का जो सिस्टम है इसे लिमिटेड एनार्की कहा जाता है कुछ किताबों में, ठीक है। इसे कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, यानी कि हम ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है और ना ही पूरी तरीके से फ्लोटिंग है। जब भी अगर आप देखते हैं कि रुपया जो है वो बहुत तेजी से गिरते चला जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इंटरवीन करता है और वहां पर वो क्या करेगा, वो रुपया खरीदना चालू करेगा और डॉलर बेचना चालू करेगा। इसके लिए हर देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बहुत डॉलर जो है वो रिजर्व में और फॉरेन करेंसीज भी रिजर्व में रखते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से फ्लोटिंग नहीं है और पूरी तरीके से फिक्स भी नहीं, इसलिए मैनेज फ्लोट कहा जाता है। दूसरा चीज, कई देश ने जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो उन्हें लगा कि हम मॉनेटरी पॉलिसी नहीं अपना पाएंगे, ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उन्होंने डॉलर को ही अपनी मुद्रा अपना लिया है, ठीक है। कुछ देशों ने यूरो को एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता होगा यूरोप के सारे देश जो हैं वो यूरो को एक्सेप्ट कर लिए हैं। कुछ देश जो अपने आसपास के जो बड़े देश हैं उनसे अपनी करेंसी को पैक कर लेते हैं। पैक करने का मतलब होता है बांध लेना, यानी कि अगर एक करेंसी बढ़ेगी तो उनकी भी करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा और वो डूबेगी तो ये भी डिवैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कुछ देश हैं जो फ्री करके रखें कि मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई तय करती है। और कुछ लोग जो है देश है, भारत जैसे दोस्त, जो हैविली मैनेज फ्लोट यानी बहुत ज़्यादा इंटरवेन करते हैं, हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भारत ने इंटरवेंशन अपना कम कर दिया क्योंकि अब ये बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। देखिए, ये कंसेप्ट है फिएट मनी का, कि आज के ज़माने में कैसे पैसा का जन्म होता है, कैसे पैसा आता है, ठीक है। तो इसका ये मैंने एक माइक मेलानी करके एक अर्थशास्त्री हैं, उनका एक पिक्चर को मैंने लिया है। देखिए क्या होता है, जो सरकार होती है ये आईओयू का मतलब होता है मैं आपका ऋणी हूं। एक ये कागज का टुकड़ा, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, इसमें लिखा जाता है आईओयू। ये इशू करती है ट्रेजरी को। ट्रेजरी इस चीज को क्या करती है, बैंक के पास लेके जाती है। बैंक क्या करता है कि बैंक इनको जो है वो करेंसी सप्लाई कर देता है। करेंसी सप्लाई जो होती है इसे गवर्नमेंट खर्च करती है। गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो पहले बैंक में मान लो इन्होंने 100 रुपए दिया, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट है सीआरआर एसएलआर मिला के मान लीजिए 30%, तो 70 रुपए जो है ये लोन देती है और ये 70 रुपए दूसरे बैंक में जाता है। इस बैंक से इसका रिजर्व रिक्वायरमेंट फिर 30% हो गया, तो 21 रुपए उसमें से कट गए। अब 70 में से 21 कटा तो 49 रुपए जो है वो फिर अगले बैंक्स में जमा होगा। अब ऐसे करते करते इसे मनी मल्टीप्लायर के थ्रू वो जो 100 रुपए था वो कई 100 रुपए, कई हजार रुपए में कन्वर्ट होके करेंसी सप्लाई में एक्सटेंड होता है। करेंसी सप्लाई में जब एक्सटेंड होता है, ये जिनकी आय होती है ये एक वो उसको टैक्स किया जाता है, ठीक है। ये टैक्स करके वापस ट्रेजरी में आता है और ट्रेजरी से पैसा ये वापस जो है ये पंप होता है इसमें, और जो हमारा सेंट्रल बैंक्स है, ठीक है, और जो बैंक्स हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो है हम इस कागज का टुकड़ा जिसमें आईओयू लिखा होता है, इसके एवज में हम काम करते हैं और इसी के एवज में हमारा जो लेबर है वो पूरा अपना स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि आखिरकार इसी चीज के बदौलत ये चीजें होती है, ठीक है। ये जो नया सिस्टम है इसके कुछ इफेक्ट्स में बता देता हूँ कि देखिए ये CFA फ्रैंक एक करेंसी थी जिसे 13 अफ्रीकी देश यूज करते थे। ये डिवैल्यू हुई 1994 में, ठीक है। 1996 में वेनेजुएला गवर्नमेंट है वो अपना पेग रेट छोड़ ली और उसके बाद बोलीवर जो वहाँ की करेंसी वो 42% एक दिन में गिर गई। यानी आप इमेजिन कीजिए आपके पास आज 100 रुपए है और कल उसकी जो वैल्यू है वो सीधा 42% अगर गिर जाएगी तो आपको 58 रुपीज हो जाएगा आपका 100 का नोट, है ना। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है,
ठीक है। फिर ये शेस गवर्नमेंट जो है चेकोस्लोवाकिया जिसे कहते हैं, तो वहाँ की जो करेंसी उन्होंने जब फ्लोटिंग रेट अपनाया तो उनकी जो करेंसी वो 10% गिरी। ठीक है। थाईलैंड की करेंसी जो है बात वो 45% गिरी। ठीक है, जब उन्होंने फ्लोटिंग रेट में आया। रशिया का रूबल 60% तक गिरा था 1998 में, जब डेढ़ महीने के अंदर वो 60% तक गिर गया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि इस सिस्टम को हम ऐसे कहा जाता है नॉन सिस्टम, जो आज के ज़माने में है ये जो है बहुत नॉन सिस्टम है। हमारे कोई मानक पैमाना नहीं है करेंसी इशू करने का और उसे मेंटेन करने का। ये अब देखिए मनी सप्लाई यूनाइटेड स्टेट्स की, कि ये पिछले कई सालों से आप देखिए कंटिन्यू हम पैसे छाप रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और ये काम कर रहा है और बढ़िया से काम अभी तक तो कर रहा है। ठीक है, कहाँ तक करेगा कोई इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब हम फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए कंक्लूजन ये है कि मेटल से लेकर फिएट मनी तक रुपए ने अपना मनी ने अपना सफ़र तय किया हुआ है। जो गोल्ड बैक मनी हुआ करती थी, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड की या मेटल बेस की, तो उसमें एक प्रॉब्लम था कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। ठीक है, और जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें तकलीफ होती थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो हमें बहुत कठिन पाथ इख्तियार करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद फिएट मनी जो सिस्टम है जो अभी चल रहा है, जिसमें जादू की छड़ी से पैसे आते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे केसेस में अनरिलायबल हो सकता है। और एक जो सजेशन मेरा ये है कि आप जो भी निवेश करते हैं, जितना भी निवेश करते हैं, चाहे बैंक में सेविंग के रूप में, आप कुछ ना कुछ जो पैसा है वो सोने में निवेश जरूर कीजिए। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आता है, इसकी समय समय पर इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप बिल्कुल इसे खरीदिए, क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप हिस्ट्री अगर आप मनी की देखेंगे तो वही पिछले 5000 सालों से जो मनी के रूप में यूज किया जाता है। इवन आज भी ना आप सोने के एवज में कुछ खरीद सकते हैं, सोना आप कन्वर्ट कर दीजिए और आज भी उसका वैल्यू रहता है। देखिए ये भारत का, मैंने गोल्ड प्राइसेस का हिस्ट्री लिया है 2003 से लेके ये है 2012 तक का। ठीक है, और आप देखिए ये लगभग 5000 रुपये के आसपास से लेकर इसमें 2012 तक में ये 32,000 कुछ था। और आज भी अगर आप देखें यहाँ से बहुत स्टेबल रहा सोना, लेकिन अभी आप करंट प्राइसेस देखेंगे तो 46,000 से ऊपर चल रहा है सोने की कीमत। देखिए कंटिन्यू आपका जो है एप्रिसिएशन सोने में होता ही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट का 30%, या आप अपने हिसाब से देखिए, पर 30% आपको सोने में निवेश करना ही चाहिए। देखिए ये जो मैंने देखिए जो भी आज का ये वीडियो का कंटेंट है, ये मैंने एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। इसके पहले तक मुझे ये लगता था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो सोशल सोसाइटी के लिए ही उनके मेन जो है लेख हैं, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इंडिया में अभी तक जितने भी मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं उनमें से बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं डॉक्टर अम्बेडकर। और ये किताब पढ़िएगा। और दूसरा रेफरेंस मैंने लिया है हिडन सीक्रेट्स ऑफ मनी, माइक मेलोनी एक इकोनॉमिस्ट हैं, और इनका ही कॉन्सेप्ट है कि फिएट मनी जो है वो स्टेबल नहीं है। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर का जो प्रेडिक्शन था वो इस चीज़ को लेकर था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो देश को कई ऑटोनॉमी से वंचित रखता है, कि हम रुपए का, मॉनेटरी पॉलिसी का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वो फेवर थे एकदम जो गोल्ड स्टैंडर्ड है रिजिड, उससे हटकर हम थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, ताकि हम रुपए का प्रयोग कर सकें अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए। और ये चीज़ बहुत हद तक काम करी गई है, क्योंकि जब गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड आया, ठीक है, जिसे ब्रेटन वुड्स कहते हैं, उसके बाद कई सालों तक पूरी दुनिया ने बहुत बढ़िया से काम किया। उसकी जो समस्याएं हैं वो बहुत लेटर हाफ में शुरू हुई है। तो इनका भी ये जो इनका पूर्वानुमान था वो बहुत हद तक सही था। और माइक मेलोनी का जो है ये इस चीज़ पे तो श्योर है कि हमारा जो करेंसी सिस्टम है ये हमें गरीब बनाता है। आप देखेंगे कि जो स्टील प्लांट से जो रिटायर्ड लोग जो होते हैं ना, उनको एक समय ऐसा लगता है कि बहुत पैसे मिल रहे हैं, 50 लाख रुपए, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो उनकी वैल्यू को ख़त्म करता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स।